अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइविंग इनटू द रैक बाय एड्रिन रिच, जो कि एमए इंग्लिश पोएम्स का हिस्सा है और बहुत ही मज़े की पोएम है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। द ऑथर इज़ द स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एडवोकेट ऑफ विमेंस राइट। तो बेसिकली ये जो पोइटस हैं, जो शायरा हैं हमारे पास, शी बिलोंग्स टू अमेरिका। और ये फेमिनिज़म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एविडेंट इनका रोल है, इनका जो वर्क है, इनका जो काम है, वो फेमिनिज़म की तरफ इशारा करता है कि विमेन और मेन के इक्वल राइट्स होने चाहिए और औरतों को जो स्ट्रगल करना पड़ रही है वो अब मिनिमाइज़ हो जानी चाहिए और औरतों को उनके राइट्स मिल जाने चाहिए। तो ये फेमिनिस्ट थी और थीम्स ऑफ फेमिनिस्ट आर एविडेंट इन हर वर्क, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये पोइम जो है ये एक्सटेंडेड मेटाफर है फॉर द डिपिक्शन ऑफ विमेन्स स्ट्रगल टू अटेन देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है? मेटाफर तो आप समझती हैं ना कि एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिससे दो चीज़ों को इक्वेट कर दिया जाता है। जैसे ही इज़ अ लायन, शी इज़ अ प्रिंसेस। बेशक वो भले वो हो ही ना लायन, लायन को इंसान तो हो भी नहीं सकता, कोई प्रिंसेस नहीं भी है तो हम उसको इक्वेट कर देते हैं। तो एक्सटेंडेड मेटाफर वो मेटाफर होता है जो मेटाफर एक्सटेंड हो जाए एक से ज़्यादा लाइन, मल्टीपल लाइंस की तरफ, पैराग्राफ्स की तरफ, या एक से ज़्यादा स्टेंजाज में वो एक्सटेंड हो जाए तो उसको हम एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक एक्सटेंडेड मेटाफर है ये वाली पोइम औरतों के हकूक़ के बारे में। ठीक हो गया। ये 1973 में पब्लिश हुई थी। तो उस दौरान आपको पता है कि एक ट्रांजिशन आ रही थी अमेरिका के अंदर और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी। जैसे अब ट्रांजिशन आ रही है तो अमेरिका तो हमसे हमेशा ही आगे रहा है, तो वहाँ पर एक ट्रांजिशन आ रही थी कि औरत को उसके हकूक़ मिलने चाहिए। और ये कलेक्शन का नाम भी सेम ही था। ठीक है, कलेक्शन का नाम भी, जो पोएम का नेम है डाइविंग इनटू द रैक, वही इसकी कलेक्शन का नाम था। उसी के अंदर ये 1973 में शाया की गई। अच्छा, थोड़ा सा लंबा है ये पोएम, थोड़ी लंबी है, तो अपनी स्नैक्स वगैरह ले करके बैठिएगा। स्टेंजा 1 लाइन 1 to 7। अच्छा, ये साइड पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इट्स अ स्विम सूट। ठीक है, तो स्क्यूबा डाइविंग के बारे में जो है ये पूरी की पूरी पोएम चलती है और उससे मुराद क्या है वो मैं आपको डिस्कशन में सारा बता दूंगा। फर्स्ट, हैविंग रेड द बुक ऑफ मिथ्स, पोएटेस कहती है, स्पीकर ऑफ द पोएम इज सेइंग कि मैंने जो मिथ्स हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरीज़ हैं, ह्यूमन हिस्ट्री, ये सारी पढ़ ली हुई है। एंड लोडेड द कैमरा, मैंने अपना कैमरा लोड कर लिया है। एंड चेक द एज ऑफ द नाइफ ब्लेड, और मैंने अपनी छुरी का एज भी देख लिया है कि वो तेज़ हो चुका है। आई पुट ऑन द बॉडी आर्मर ऑफ ब्लैक रबर, यानी मैंने स्विम सूट पहन लिया है जो कि एज अ बॉडी आर्मर मैंने पहना है, अपनी जान बचाने के लिए जो भी चीज़ पहनी जाए। द एब्सर्ड फ्लिपर्स, ठीक है, ये इस तरह के जो चप्पू से पहने जाते हैं स्विम सूट के साथ, इसे वो एब्सर्ड कह रही है कि ये अजीब से, मैंने फ्लिपर्स भी पहन लिए हैं। द ग्रेव एंड ऑकवर्ड मास्क, और इस तरह का मैंने मास्क भी पहन लिया। अब स्टूडेंट्स, ये क्या वो करना चाह रही है, वो किस चीज़ की मंजरकशी कर रही है? बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाह रही है कि मैं औरत का स्ट्रगल, या ह्यूमन ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग के स्ट्रगल्स के किस्से, कहानियाँ, उनके हकूक़ ना मिलना, ये सब चीज़ें, मिथ्स वगैरह मैं किताबों में सुन चुकी हूँ कि इंसानों के साथ पुराने दौर में वॉर्स के दौरान और पॉलिटिकली और ओवरऑल नेशंस के साथ क्या क्या होता है। लेकिन मैंने अपना कैमरा लोड करके, अपनी छुरी तेज़ करके, मैंने ये स्विम सूट पहन के, मैंने ये बूट पहन के ख़ुद से अब इसके अंदर डाइव करना है। यानी मैंने ख़ुद से देख करके आना है। महज किताबों पर मैंने इक्तफ़ा नहीं करना, बल्कि मैंने ख़ुद से एक्सपीरियंस करके आनी है ये सारी चीज़ें। विटनेस मैंने ख़ुद बनना है, एनी शाहिद बनना है। ठीक हो गया। अच्छा, स्टैंजा 1 लाइन 8 to 12 में क्या कहता है? आई एम हैविंग टू डू दिस, मुझे ये करना ही पड़ेगा। नॉट लाइक कॉस्टियो विद हिज एसिडियस टीम। कैस्टियो एक जो है स्क्यूबा डाइविंग एक्सपर्ट था, फ्रेंच, और बहुत ही यानी एक्सपर्ट था। वो कहती है कि वो तो अपनी टीम के साथ जाता था। ठीक है, अब्रॉड द सन फ्लडेड स्कूनर, स्कूनर कहते हैं बट हियर अलोन, लेकिन मैं जो पानी के नीचे जा रही हूँ, मैं अकेली जा रही हूँ। ये उस फ्रेंच जो है स्कूबा डाइविंग एक्सपर्ट की पिक्चर है। और ये इसको बोलते हैं हम, यानी कि जो एज होता है, जो साइड होती है, उसको स्कूनर बोल देते हैं। जो इस तरह की शिप होती है ना, जो ये इस तरह से, इसको स्कूनर बोला जाता है। तो यहाँ पर वो ये सब क्यों कह रही है कि मैं अकेली जाऊँगी, अकेली विटनेस करूँगी? शी वॉन्ट्स टू से कि वो कितनी ब्रेव है, और ये वो कहना चाह रही कि मैं अकेली जाऊँगी, मैं इस लोनलीनेस को भी एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इन सब चीज़ों की खुद विटनेस बन के आऊँगी। ठीक है, कि ज़मीन के नीचे क्या कुछ हो रहा है और ये वो। अब ज़मीन के नीचे जो कुछ हो रहा है उसके क्या मुराद है? शिपरेक, वो एक बहरी जहाज़ नीचे पड़ा हुआ है जो डूब गया है,
उसकी विटनेस बनने ये जा रही है। लेकिन वो जो शिपरेक है, जो कि डूब चुका है, जो कि शिप है डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो सिंबलाइज करता है ह्यूमंस की डिस्ट्रक्शन को, जो वॉर्स के दौरान हुई, जो औरतों को उनके हकूक़ नहीं मिले, जो ओवरऑल जो खुराक की किल्लत और जो जितनी भी बीमारियां आती रहीं, इन सब चीज़ें को वो सिंबलाइज कर रही है इस शिप रेक के साथ। और ये वो कह रही है कि मैं तो अकेली जा रही हूँ, ठीक है। स्टैंजा 2 and 3 लाइन 13 to 21 देयर इज अ लैडर। अब जिस तरह शिप के साथ जो है एक सीढ़ी लगी हुई होती है, उसके बारे में बात कर रही है कि द लैडर इज़ ऑलवेज देयर। वो जो लैडर है, वो जो सीढ़ी है, हमेशा उसके साथ होती है। हैंगिंग इनोसेंटली, बड़ी मासूमियत से लटक रही होती है। क्लोज टू द साइड ऑफ स्कूनर। स्कूनर मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह की जो शिप होती है, ठीक है, बिल्कुल करीब होती है उसके सीढ़ी। वी नो व्हाट इट इज़ फॉर, हमें पता है कि ये किस लिए होती है। वी हु हैव यूज्ड इट, जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया होता है, यानी जिसने जो इक्विपमेंट यूज़ की हो उसी को उसका मकसद पर्पज़ पता हो सकता है। अदरवाइज इट्स अ पीस ऑफ मेरी टाइम फ्लोस, अदरवाइज ये एक सम सन्ड्री इक्विपमेंट, बड़ी आम सी ऑर्डिनरी सी चीज़ लगती है। मैरी टाइम की, यानी ओशन से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट हो उसे मैरी टाइम कहते हैं। तो ये कोई समुद्री आम सा कोई आला या कोई इक्विपमेंट लगती है, जो इसे इस्तेमाल नहीं करते उन्हें इसकी यूनिकनेस का नहीं पता। तो इससे मुराद पोइट्स की क्या है कि मैं जो अल्फाज के साथ खेलती हूँ, मैं जो किताबें पढ़ती हूँ, मैं जो खुद विटनेस करने आई हूँ इन चीज़ों को, मुझे इनकी अफादियत, मुझे इनके बेनिफिट का पता है। आम बंदा जो बस अपनी सुबह चला गया काम पे, 9 to 5 जॉब वाला, उसे इन चीज़ों का क्या पता होगा। ये जो है ये है जी, ठीक हो गया। और इस तरह की जो होती है हमारे पास, आप कह लें स्कूनर आ जाती है, इस तरह की जो शिप वगैरह होती हैं। अच्छा, स्टैंजा 2 and 3 लाइन 22 to 23 आई गो डाउन, मैं अब नीचे जाती हूँ। अब वो नीचे जाना शुरू हो गई है। रंग आफ्टर रंग एंड स्टिल द ऑक्सीजन इमर्सेस मी, द ब्लू लाइट, द क्लियर एटम्स ऑफ आवर ह्यूमन। अब ये जो स्टेप्स है ना, इसको रंग कहते हैं। कहती है कि मैं एक एक स्टेप लेते हुए नीचे उतर रही हूँ। स्टिल द ऑक्सीजन इमर्सेस मी, अभी भी ऑक्सीजन मैं ले रही हूँ। द ब्लू लाइट, द क्लियर एटम्स ऑफ आवर ह्यूमन एयर, यानी मैं अभी ट्रांजिशन के फेज़ में हूँ, पूरी तरह से मैं पानी में नहीं गई हूँ, ठीक है। मुझे अभी भी ऑक्सीजन आ रही है और मैं ब्लू लाइट को फील कर पा रही हूँ। क्लियर एटम्स मुझे दिख रहे हैं ह्यूमन एयर के, इंसानी हवा के। आई गो डाउन, मैं मज़ीद नीचे जाती हूँ। माई फ्लिपर्स क्रिपल मी, मेरे जो फ्लिपर्स हैं, वो जो चप्पू से उसने पहने, कहती मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अ क्रॉल लाइक एन इंसेक्ट डाउन द लैडर, मैं एक जो है ना इस इंसेक्ट की तरह नीचे लैडर से उतर रही हूँ। एंड देयर इज़ नो वन टू टेल मी व्हेन द ओशन विल बिगिन, और कोई नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, कोई नहीं है मुझे बताने के लिए कि ये जो चेंज का फेज़ है कब ख़त्म होगा। अब बुनियादी तौर पे जो चेंज होता है ना ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस कर देने वाला होता है। तो ये उसको कह रही है कि मैं जो जा रही हूँ एक एडवेंचर पे, इन सब चीज़ों को मुझे कोई हेल्प आउट करने के लिए मौजूद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहती है, फर्स्ट द एयर इज़ ब्लू, पहले एयर ब्लू हो जाती है। एंड देन इट इज़ ब्लूअर एंड देन ग्रीन एंड देन ब्लैक, आई एम ब्लैकिंग आउट एंड येट। अब वो क्या कह रही है, पानी में जब नीचे नीचे जाती जा रही है तो उसे ये कलर्स फील हो रहे हैं कि पहले हवा ब्लू हुई, फिर ब्लूअर हुई मज़ीद, यानी वो पानी में थोड़ी सी गई तो गहरी हो गई, फिर वो ग्रीन हो गई और फिर ब्लैक हो गई, यानी वो ट्रांजिशन के फेज से गुजर आई, पानी में थोड़ा सा नीचे गई, फिर और नीचे गई, और आई एम ब्लैकिंग आउट, और मैं बेहोश होने वाली हो गई। एंड येट माई मास्क इज़ पावरफुल, लेकिन मैंने क्योंकि मास्क लगाया हुआ था, यानी मैं एक फुली इक्विप्ड थी, ठीक है। मैंने इट पम्प्स माई ब्लड विद पावर, ठीक है, मुझे ऑक्सीजन मिल गई। द सी इज़ अनदर स्टोरी, जो कि समंदर है वो तो एक अलग कहानी है। द सी इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पावर, समंदर में ताकत का कोई जोर नहीं चलता। आई हैव टू लर्न अलोन, मुझे अकेले ये सीखना पड़ेगा। टू टर्न माई बॉडी विदाउट फोर्स इन द डीप एलिमेंट। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही है, बुनियादी तौर पे वो कहना चाह रही है कि आप किसी चीज़ के लिए भी कितना भी इक्विप्ड हो, अगर वो चेंज कोई भी लाइफ में आता है तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम उठाना ही पड़ती है, आपको उस सिचुएशन से जूझना ही पड़ता है, लर्न करना ही पड़ता है। आप कितने भी इक्विप्ड हो, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है उसे ड्राइव करने की तो वो गाड़ी नकारा है। इसी तरह वो कहती है कि मेरे पास इक्विपमेंट्स तो हैं, लेकिन मुझे लर्न करना पड़ेगा समंदर में चलते कैसे हैं, विदाउट फोर्स कैसे तैरा जाता है, क्योंकि ज़मीन पर चलना और समंदर में चलना या तैरना जिसे आप कह लें वो बहुत डिफरेंट है। तो वो एक ट्रांजिशन को बता रही है, और साथ साथ मेटाफर एक्सटेंडेड यही है कि एक औरत किस तरह से स्ट्रगल करती रही, ट्रांजिशन के फेज से गुजरी, और ह्यूमन काइंड ओवरऑल कितना स्ट्रगल कर 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 के यहाँ तक तरक्की की मंजिल तक पहुँची है और ठोकरें खा खा के पहुँची है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नाउ इट्स ईजी टू फॉरगेट,
व्हाट आई केम फॉर। अच्छा, वो ये कहती है कि जब हम ज़िंदगी में होते हैं बहुत सी चीज़ें हमारे सामने होती हैं और डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजिली आ सकती है। तो वो कहती है कि अब मैं नीचे उतर रही हूँ ना, तो मैं बड़ी ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ किन चीज़ों से, अमंग सो मैनी हु हैव ऑलवेज लिव्ड हियर, जो कि हमेशा यहाँ रहे हैं। मछलियाँ, बाकी सारे जो वाटरी क्रिएचर्स हैं, उनको देख करके मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ। स्विंग देयर क्रैंडल एंड फैंस, वो अपनी उनकी जो चप होते हैं, पर होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्हें देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ। एंड बिसाइड्स यू ब्रीथ डिफरेंटली डाउन हियर, लेकिन हम तो उन जैसे नहीं हैं, हम तो मास्क और सिलेंडर से सांस ले रहे हैं। उनकी तो वो रियल लाइफ है, मेरी ये रियल लाइफ नहीं है। मेरे लिए ट्रांजिशन का फेज़ है, वो तो अपने घर में है। दे फील एट होम बट आई एम नॉट फीलिंग एट होम राइट नाउ। आई एम फेयरफुल, आई एम अफ्रेड, आई एम नर्वस एंड ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वो कहती है द थिंग आई केम फॉर, मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ आई थी। अब देखें कि लाइन 61 आ गई है और अब मुद्दे पे आई है वो, द रैक एंड नॉट द स्टोरी ऑफ द रैक। मैं बहरी जहाज़ के डूबने को देखने आई हूँ, नॉट द स्टोरी ऑफ द रैक, कि उसकी जो मैंने कहानियाँ किससे किताबों में पढ़ ली है उस तक मैं इनफ नहीं समझती। मैं खुद उसको देखने के लिए, उसकी एनी शाहिद, आई विटनेस बनने के लिए आई हूँ। द थिंग इट सेल्फ एंड नॉट द मिथ, चीज़ को मैं खुद देखने आई हूँ, मिथ पे मैं यकीन नहीं करती। इससे मुराद हमने ज़िंदगी में देखा होगा कि हम किसी भी बंदे से बात कर लेना तो वो हमें ये कहता है कि तुम्हें इस चीज़ का क्या पता, किताबी बातें मेरे सामने मत करो, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। वो बिल्कुल ठीक कहता है। हमें हमेशा इस चीज़ पे ठीक ही जवाब मिला है, जिन लोगों को भी मिला है, बिकॉज़ जब तक आपके पाँव अगले के शूज़ में नहीं होते, आप समझ नहीं सकते कि वो किस फेज़ से गुज़र रहा है। तो यहाँ पे भी यही कह रही है कि मैंने बहरी जहाज़ के गर्क होने की, डूबने की बहुत सी कहानियाँ पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं खुद से देखने आई हूँ। मैं मिथ्स पे बिलीव नहीं कर सकती। द ड्रोन फेज ऑलवेज स्टेयरिंग, अब क्या है कि बहरी जहाज़ डूबा है, उसके अंदर लोग मर चुके हैं, तो वो कहती है कि डूबे हुए चेहरे घूर रहे हैं टूवर्ड्स द सन, सूरज को। यानी इमोशनल अपील है कि वो सूरज की तरफ देख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है, वो चेंज चाह रहे हैं। द एविडेंस ऑफ डैमेज, और यही जो है बर्बादी का एक सबूत है। वोन बाय सॉल्ट एंड अवे इनटू दिस थ्रेड बेयर ब्यूटी, कहता है कि जितने भी सबूत थे ना तबाही के, वो जो समंदर की जो सॉल्ट है उसकी वजह से वो मांद पड़ने लग गए हैं। इनटू दिस थ्रेड बेयर ब्यूटी, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत लग रही है बहरी जहाज़, यानी बर्बादी भी इतनी खूबसूरत लग रही है। इससे मुराद ये है कि जितनी भी औरतों ने अपनी राइट्स के लिए और ओवरऑल ह्यूमन काइंड ने अपने राइट्स के लिए कोशिश की, वो इसमें मारे गए, वो ज़िंदगियाँ खो बैठे, वो अच्छे हैं, वो इनोसेंट हैं, वो ब्यूटीफुल हैं, लेकिन उनके एविडेंसेस कहीं खो गए हैं। किताबों में वो चीज़ें उस तरह से दर्ज नहीं हैं जिस तरह से हकीकत में हिस्ट्री में लोगों के साथ चीज़ें होती आई हैं। जो जो उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं उस तरह से चीज़ें दर्ज नहीं हैं। ठीक है। द रिब्स ऑफ द डिज़ास्टर कर्विंग देयर असर्शन अमंग द टेंटेटिव हॉन्टर्स, और इन लोगों की रूहें भटक रही हैं, समंदर के अंदर ही भटक रही हैं, और कर्विंग देयर असर्शन अमंग द टेंटेटिव हॉन्टर्स, और ये यहीं पर ठहर गए हैं। ठीक है। द रिब्स ऑफ डिज़ास्टर से भी यही मुराद है कि जो डिज़ास्टर है उसकी जो लम्हात हैं और वो जो चीज़ें, अब एज इट इज़ लफ्ज़ों का माना पोइट्री में नहीं होता। आप लोग कमेंट्स में अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं आपने इस वर्ड का मीनिंग नहीं बताया। अब रिब का मतलब तो पसली होता है, अब यहाँ पर डिज़ास्टर की पसली होगी कोई। कर्विंग देयर असर्शन, और अपना आप वो बता रहे हैं, कर्व कर रहे हैं अमंग द टेंटेटिव हॉन्टर्स, अब वो हकीकत में क्या वहाँ उनकी रूहें घूम रही हैं? ऐसा नहीं होता। पोएट्री प्रोज का डिफरेंस मलहूज़ खातिर रखा कीजिए, केयरफुल रहा करेंगे, ये पोएट्री है। आप गूगल पे वर्ड निकालेंगे, वो वर्ड का मीनिंग ही नहीं निकलेगा जो इधर मीनिंग होगा। ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कीजिए कि मैं आपको सेंस बता रहा होता हूँ जो आपने एक्सप्लेनेशन में दे देनी है। आपने एज इट इज़ तर्जमा थोड़ी ना लिख के आना है उर्दू में कि इसका ये मतलब है सर, उसका फिर आपको मार्क्स मिलने हैं। 4-5 क्लास में यूँ होता था। तो इससे मुराद यही है कि तबाही हो चुकी है, वो लोग, उनकी रूहें वहीं भटक रही हैं, उनके भूत वहीं भटक रहे हैं। ठीक है। और वो इंसाफ की तलाश में है। अब जितने भी लोग रेवोल्यूशंस के दौरान मारे गए, जितनी भी ख़वातीन पे मजालम हुए, कालों पे जुल्म हुए, उनकी रूहें भटक रही हैं दुनिया में, वो अपनी जस्टिस चाहते हैं। ठीक है। ये एक सिम्बोलिज़म है, एक्सटेंडेड मेटाफर है। दिस इज़ द प्लेस, यही वो जगह है। एंड आई एम हेयर द मरमेड हुज डार्क हेयर स्ट्रीम्स ब्लैक, द मरमैन इन हिज आर्म्ड बॉडी। अब यहाँ पे ना बुनियादी तौर पर जो पोइटेस हैं वो कहना चाह रही हैं कि ये वही जगह है, यहाँ मैं आ गई हूँ, मैं जलपरी भी हूँ, जलपरा भी हूँ अपने वेट सूट के अंदर। यानी वो अपनी एग्जिस्टेंस को भी जो है ट्रांसफॉर्म करती चली जा रही हैं। कभी ये कह रही हैं कि मैं जलपरी हूँ, कभी कह रही हैं कि मैं जलपरा हूँ।
ठीक है, यानी मैं कभी मेल हूँ कभी फीमेल हूँ। एक तो जलपरी वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसी होती है कि मुंह से ह्यूमन बीइंग लगती है, नीचे से मछली, तो उसके अंदर भी उसने जेंडर कर दिया कि शायद मैं जलपरी हूँ या जलपरा हूँ। वी सर्कल साइलेंटली, हम साइलेंटली सर्कल करते हैं उस जहरी जहाज़ के इर्द गिर्द। वी डाइव इनटू द होल्ड, आई एम शी, आई एम ही, मैं मर्द भी हूँ मैं औरत भी हूँ। इससे मुराद क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स में स्ट्रगल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे मर्दों ने जाने कुर्बान की हैं ऐसे ही औरतों ने भी जाने कुर्बान की हैं। ऐसे ही तकलीफ़ें मर्दों को आई हैं तो औरतों को भी आई हैं। यानी मैं जलपरी भी हूँ जलपरा भी हूँ, मैं मर्द भी हूँ मैं औरत भी हूँ। मैं यानी कि हर मैं किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहती। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ जो कि ये सब देखने आई हूँ। हु इज़ डोंट फेस स्लीप्स विद ओपन आइज, मैं अब ये पिछली आई एम शी आई एम ही, मैं मर्द भी हूँ मैं औरत भी हूँ जिसका चेहरा डोंट फेस स्लीप्स विद ओपन आइज, मैं इस तरह की जलपरी हूँ क्योंकि उसका चेहरा आंखें खुली होती हैं और वो सो रही होती है। हु इज़ ब्रेस्ट स्टिल बेयर द स्ट्रेस, जिसके सीने पे आज भी बोझ है, यानी जो आज भी ह्यूमन काइंड का दर्द महसूस करती है। अच्छा, अब आगे क्या है, हु सिल्वर कॉपर वर्मोइल कार्गो लाइज ऑब्सक्योरली इनसाइड बैरल्स। अब इंसानों ने लालच में आके सोने के कॉपर के इन सब चीज़ों के लिए एक दूसरे को मारा और वो चीज़ें तो वहीं पे रह गई। वो कहती कि ये समंदर के अंदर जहाज़ के अंदर ये चीज़ें तो जैसी की तैसी मौजूद पड़ी हैं, हाफ वेज एंड लेफ्ट टू रोड, और गल सड़ रही हैं। ठीक है, वी आर द हाफ डिस्ट्रॉयड इंस्ट्रूमेंट्स, हम तो यानी कहती है कि बहरी जहाज़ के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी ऐसे ही पड़े हैं दैट वंस हेल्ड टू कोर्स, जिन्हें अक्सर चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। द वाटर ईटन लॉग भी इसी तरह इंस्ट्रूमेंट का नाम है। द फोल्डेड कंपस, जो कंपस होती है वो भी इंस्ट्रूमेंट का नाम है। वो कहती है कि बहरी जहाज़ में मौजूद जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो भी पड़े गल सड़ रहे हैं। सोना चांदी जेवर भी गल सड़ रहा है। ठीक है, लॉग जो होता है वो भी गल सड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहती है कि वी आर, आई एम, यू आर। अब वो उसने ख़त्म कर दी हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन और फेमिनिज़म से भी वो हट गई और ह्यूमैनिटी की तरफ वो चली गई। वो कहती है कि हम हैं तुम हो तुम, यानी मैं सब हूँ। ठीक है, बाय कोवर्डाइस और करेज, चाहे मैं बुज़दिल हूँ चाहे मैं करेजियस हूँ, द वन हु फाइंड्स आवर वे, जिसने ये रास्ता निकाला है। बैक टू दिस सीन, जो इस मौके पर इस सीन पर वापस आई है। कैरिंग अ नाइफ, एक छुरी एक कैमरा एक किताब पकड़े हुए, इन विच आर नेम्स डू नॉट अपीयर। ये बहुत खूबसूरत लाइंस हैं। वो ये कहती है कि हम तुम सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुज़दिली भी दिखाई होगी लेकिन करेज भी दिखाई होगी, जालिम इंसान के आगे, इनजस्टिस के आगे खड़े हुए होंगे, छुरी पकड़ के कैमरा पकड़ के जर्नलिस्ट खड़े हुए हैं, नाइफ पकड़ के सोल्जर्स खड़े हुए हैं, बुक ऑफ मिथ्स किताबें पकड़ के ऑथर्स खड़े हुए हैं। लेकिन उन किताबों में जहाँ पर अजीम लोगों के किस्से हैं हमारा नाम अपीयर ही नहीं होता, हमारा नाम रिकॉर्ड में ही नहीं है। इससे मुराद है कि जो हिस्ट्री है जो कि हमारे तक पहुँची है वो मिथ्स ही हैं, हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली इस पोएम की जो थीम्स हैं वो पढ़ के आपको पोएम का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पोएम आखिर कहना क्या चाहती है। बिकॉज़ ये पोएम में आपको तो सारा स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस दिखा दिया गया, लेकिन आया उसको एज इट इज़ पढ़ लेना कि भाई वो नीचे गई और उसने शिपरेक देखा और ऐसे हुआ, ये इनफ नहीं है। एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले तो इसकी थीम एक्सप्लोर करना, चीज़ों को सिर्फ किताब में पढ़ लिया, मिथ्स वो पढ़ ली। जैसे इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत सी वीडियोस देखी हैं, व्लॉग्स देखे हैं, क्या ये इनफ है? नहीं। जब तक मैं खुद जाके उसको एक्सपीरियंस करके नहीं आऊँगा मेरी एक्सप्लोरेशन की जो थर्स्ट है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है थर्स्ट जो है वो क्वेंच नहीं होगी। मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, फिर वो इंसान का नेचुरल वर्ल्ड के साथ जो ताल्लुक़ है कि वो जैसे ही पानी में गई वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वो क्रिएचर्स को देख रही है। ओवरऑल जितनी भी नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं उनको वो डिटेल में डिस्कस करिए, बिकॉज एक कनेक्शन है नेचुरल वर्ल्ड का। इंसान खुद नेचर का पार्ट है ना स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ जिस तरह से तकलीफ़ दे अमर होता है, पेनफुल होता है, एडवेंचरस तो होता है, थ्रिलिंग तो होता है, इंसान को मैच्योर तो करता है, लेकिन इट्सेल्फ फेयरफुल और पेनफुल होता है। जैसे मिसाल लें कि मैं पहले स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही मेरे फादर छोड़ के चले गए, इस दुनिया से चले गए, मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आई। फिर मेरे घर में 2 शादियां हुई मेरे भाइयों की, ये ट्रांसफॉर्मेशन आई। अब ये जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं मुझे इनके साथ अडेप्ट करना है। हर इंसान की लाइफ में चेंजेस आते हैं और इसी तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन को फिज़िकल एस्पेक्ट में दिखाया है कि वो किस तरह से ज़मीन से पानी के अंदर आ रही है तो कितनी वो कन्फ्यूजन का शिकार हो रही है। ठीक है,
ये एक बहुत अच्छी थीम इसमें से निकलती है। जेंडर को उसने बिल्कुल रुइन कर दिया, ख़त्म कर दिया, कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं छोड़ी। ये एक बड़ी परफेक्ट थीम है कि जेंडर कुछ नहीं होता, ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल और ये सब चीज़ें। फेमिनिज्म को बहुत ही इन डिटेल अगर आप इसको एक्सटेंडेड मेटाफर रख के पढ़ते हैं, बिकॉज लिटरेरी एनालिसिस में हम यही देखते हैं कि एक चीज़ को मुख्तलिफ लेंजेस से आप देखते हो। तो फेमिनिज्म के लेंस से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वीमेन स्ट्रगल और उनको अपने राइट्स पाने के लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा और कितना ज़्यादा वो स्टिल कर रही हैं, उसके ऊपर हम इसको देख सकते हैं। डिज़ास्टर्स, वॉर्स होती थी, ठीक है, कहत साली, खाना नहीं मिलता, जंगें होती हैं, जालिम हुक्मरान, ये सब डिज़ास्टर्स ह्यूमन बींग्स पे जितने भी आए, फ्लू आया, ये अब कोरोना वायरस आया, ये सब चीज़ें शिपरेक से हमें सिम्बलाइज़ की गई हैं, और वॉर्स वगैरह और ह्यूमन बींग्स निगलेक्टेड। अब जो लास्ट लाइन में बताया कि किस्से कहानियों में हमारा कहीं नाम ही नहीं है, तो ह्यूमन बींग्स जो आम ह्यूमन बींग होते हैं उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है। अब कोई बड़ा जो बंदा पॉलिटिक्स में होगा या जो लीडर होगा उसके किस्से कहानियाँ तो होंगे उसके फौजियों के भी होंगे, लेकिन जो आम जनता ने, आम पब्लिक और आम आवाम ने कुर्बानियाँ दी होंगी उनके नाम कहीं पे भी नहीं होंगे। तो इसी तरह मंटो की कहानियों में, शॉर्ट स्टोरीज़ में, जब आप प्री पार्टीशन जो सारे सिनारियोज थे, जिस तरह से लोगों पे जुल्म होते थे, उसने तो अपनी कहानियों में कुछ के कैरेक्टर्स बता दिए, नेम्स बता दिए, या एक फिक्शनल कैरेक्टर्स में बता दिए, तो हमें समझ में आया कि लोगों के साथ ये सब भी होता रहा। लेकिन क्या उनके ओरिजिनल नेम्स कहीं पर दर्ज हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर जो है पोएम एंड हो जाती है। सो दैट वाज ऑल टुडे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।